नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अकाउंट्स का टीचर दीपक शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम रिकंसिलिएशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर की ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर भी चुका हूं, जिसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट और न्यूमेरिकल को समझा था। आज के वीडियो में मैं एक और नया न्यूमेरिकल, एक नए टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूं। मैंने आपको अपनी पहले की वीडियो में बताया था कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल 3 टाइप्स के हमें करने होते हैं। फर्स्ट, जिसमें हमें सिर्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही बनाना होता है। सेकंड, जिसमें हमें कॉस्ट शीट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाना होता है। और थर्ड, जिसमें हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट शीट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होता है। पहला मेथड, जिसमें सिर्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है, उसकी ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। और आज की वीडियो में हम सेकंड टाइप, जिसमें हम कॉस्ट शीट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने वाले हैं। और मेरी जो अगली वीडियो या जो आने वाली वीडियो होगी, उसमें हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट शीट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। यदि आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियो को भी जरूर देखें, ताकि शुरू से चैप्टर समझेंगे तो बेटर तरीके से समझ आएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ। आज जो न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करने वाला हूं, ये 2009 दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया हुआ न्यूमेरिकल है। लेकिन न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि आज हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सेकंड टाइप का मेथड के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम कॉस्ट शीट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन कई बच्चों को यहां पर प्रॉब्लम होती है कॉस्ट शीट से, कि कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि कॉस्ट शीट एक सेपरेट चैप्टर है। कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहला चैप्टर जो है वो है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट कैसे बनती है, इसका क्या फॉर्मेट है, इसका न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है, इस चैप्टर की मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं और कई वीडियो मैंने अपलोड की है। मैंने कॉस्ट शीट चैप्टर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले कॉस्ट शीट चैप्टर को भी जरूर समझें, जरूर उनकी वीडियो देखें, ताकि आप कॉस्ट शीट बनाना समझ जाए। देखिए, यहां पर अगर मैं दोबारा से कॉस्ट शीट कैसे बनती है इसको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो प्लीज आप कॉस्ट शीट का चैप्टर भी एक बार जरूर देखें। तो अब मैं न्यूमेरिकल को शुरू करता हूं, न्यूमेरिकल में पढ़ता हूं। एक बार न्यूमेरिकल को जल्दी से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 31 मार्च 2006। देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में लिखा है कॉस्ट अकाउंट्स मैनुअल स्टेट दैट द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर टू बी रिकवर्ड एट 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एट 10% ऑफ वर्क कॉस्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एट ₹1 पर यूनिट सोल्ड। The unit of products sold and stock in hand were 4,000 and 257 respectively। ये जो आपको बातें लिखी हुई हैं, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये है कॉस्ट अकाउंट्स। और लास्ट में आपसे लिखा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, यानी कॉस्ट शीट बनाइए और साथ ही साथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाइए। आपको फाइनेंशियल अकाउंट के पॉइंट्स दिए हैं, कॉस्ट अकाउंट्स के पॉइंट दिए हैं, उनके बेस पे आपको कॉस्ट शीट बनानी है और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको बनाना है। देखिए, कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं ये इसके फॉर्मेट पे डिपेंड करता है। मैंने आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बताया था। कॉस्ट शीट अपने फॉर्मेट पे बेस होती है। एक बार जल्दी से कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं। यह है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। कॉस्ट शीट अपने फॉर्मेट के बेस पे बनाई जाती है। जैसे आपको कॉस्ट शीट में फॉर्मेट में पॉइंट नजर आ रहे हैं, उन्हीं पॉइंट को हमें उनकी जगह पे पुट करना है। इस तरह से हमारी कॉस्ट शीट प्रिपेयर हो जाएगी। और ज्यादा अच्छी तरह से बेसिक डीपली समझना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारी इस चैप्टर की पहले की वीडियो को जरूर देखें। तो यह है हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट के बेस पर मैं सबसे पहले कॉस्ट शीट प्रिपेयर करूंगा और उसके बाद हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। तो न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना होता है और कॉस्ट शीट बेस होती है अपने फॉर्मेट पे। जो फॉर्मेट में लिखा है बस उसको फॉलो करते जाइए, आपकी कॉस्ट शीट आसानी से प्रिपेयर हो जाएगी।
तो देखिए कॉस्ट शीट में सबसे पहले मैंने लिखा था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस कीजिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और इस ऐसे कैलकुलेट होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, कॉस्ट शीट। तो हमें कॉस्ट अकाउंट की इंफॉर्मेशन को देखना है। जैसा कि आपको पता है आपका न्यूमेरिकल दो पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल अकाउंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे जो इंफॉर्मेशन है वो है कॉस्ट अकाउंट। तो कॉस्ट शीट बनाने के लिए हमें अपनी कॉस्ट अकाउंट की इंफॉर्मेशन को देखना होता है। तो कॉस्ट अकाउंट की इंफॉर्मेशन को देखें तो वहां पे आपको फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया है, लेकिन वहां पर आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहीं नहीं दिया है। तो क्या यहां पर हमें नहीं लिखना, फिर लिखना है। देखिए जब कभी कोई इंफॉर्मेशन हमें कॉस्ट अकाउंट में ना मिले तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में उस इंफॉर्मेशन को देखना, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले हमें अपनी इंफॉर्मेशन कहां ढूंढनी है, कॉस्ट अकाउंट की इंफॉर्मेशन में। वहां नहीं मिले तो फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस में देखनी है। तो कॉस्ट शीट हमें कहता है सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखिए, लेकिन क्वेश्चन में कॉस्ट अकाउंट की इंफॉर्मेशन में कहीं नहीं है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था, कितना रॉ मटेरियल और खरीदा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएं तो वहां पे सबसे ऊपर डेबिट साइड पे क्लियर लिखा है डायरेक्ट मटेरियल 10,000 रुपए। तो जब हमें कोई इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंट की इंफॉर्मेशन में ना मिले तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस से उस इंफॉर्मेशन को लेना है। तो हम यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम कितना है, 10,000। अब देखिए 10,000 रुपए को हमने कंज्यूम क्यों लिखा, फॉर्मेट हमें कहता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन इस न्यूमेरिकल में हमें ना तो ओपनिंग दिया है, ना परचेज दिया है और ना ही क्लोजिंग दिया है। हमें सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल लिखा है 10,000 रुपए। तो जब हमें सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल एक साथ लिखा, ओपनिंग परचेज क्लोजिंग कुछ ना लिखा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, कंज्यूम। इसके बाद फॉर्मेट अगर आप देखें तो उसमें मैंने प्लस किया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, इस तरह के एक्सपेंसेस को प्लस किया हुआ है। फिर हम चलते हैं अपनी वही कॉस्ट अकाउंट की इंफॉर्मेशन में नीचे, लेकिन आप नीचे दोबारा कॉस्ट अकाउंट की इंफॉर्मेशन में देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है। तो फिर हम कहां जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। वहां हमें डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 20,000 रुपए। तो क्या करते हैं, फॉर्मेट कहता है कि डायरेक्ट लेबर को क्या करिए, प्लस करिए, लेबर को वेजेस भी कहते हैं। तो फॉर्मेट के हिसाब से हम यहां पर अगर इसे प्लस कर दें तो ये हमारा हो गया 30,000 रुपए। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको क्या कहते हैं जो निकल कर आया, प्राइम कॉस्ट। फॉर्मेट को फॉलो करिए बस। अच्छा इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर फॉर्मेट कहता है प्लस कीजिए फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहां पर हम प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड यानी फैक्ट्री के खर्चे। देखिए फिर चलते हैं पहले कॉस्ट अकाउंट्स में। कॉस्ट अकाउंट की इंफॉर्मेशन में लिखा है कि फैक्ट्री के जो खर्चे हैं वो 50% है डायरेक्ट वेजेस के। ये हमारा लेबर कहो या वेजेस कहो एक ही बात है। तो कह रहा है कि फैक्ट्री के जो खर्चे हैं वो डायरेक्ट लेबर या वेजेस का 50% है। तो 50% 20,000 का 50% 10,000। अच्छा देखिए कुछ बच्चों को यहां पर लगेगा कि जी ये तो नीचे से ही लिख लिया कॉस्ट अकाउंट की इंफॉर्मेशन में से। जी हाँ, अगर कॉस्ट अकाउंट की इंफॉर्मेशन में फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं कहा होता तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में से ही लेता। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में फैक्ट्री एक्सपेंसेस 9,500 रुपए लिखे हुए हैं, वो मैंने यहां पर नहीं लिए। क्यों, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट की इंफॉर्मेशन में हमें फैक्ट्री के ओवरहेड गिवन है। मैंने मटेरियल, लेबर, प्रॉफिट एंड लॉस में से इसलिए लिया क्योंकि नीचे कॉस्ट अकाउंट की इंफॉर्मेशन में ये दोनों नहीं थे। अगर कोई इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंट्स में है तो वहां से लेनी है, नहीं है तो फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस से लेनी है। तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, प्राइम कॉस्ट के बाद इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 40,000। क्या नाम देते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो हमने इसको नाम दिया था फैक्ट्री कॉस्ट। फिर फॉर्मेट देखिए प्लस किया हुआ है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। पूरे क्वेश्चन को देखिए, कॉस्ट अकाउंट की इंफॉर्मेशन को भी देखिए और आप
प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखिए कहीं पर भी आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया हुआ है। फिर माइनस क्या करा था फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, माइनस कीजिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। पूरे क्वेश्चन को कॉस्ट अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन में तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया ही नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के अगर क्रेडिट पर जाएं तो 1300 रुपए का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, तो उसे हमें यहां पर माइनस करना है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 3 पार्ट में बांटा हुआ है, हम सीधे सीधे 1300 को डायरेक्ट ही लिख देंगे। माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38,700। इसको क्या नाम देते हैं, अगर आप फॉर्मेट देखें तो हमने इसको नाम दिया है वर्क कॉस्ट। फिर फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट में उसके बाद हमने लिखा हुआ है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। फॉर्मेट में दिया हुआ है तो यहां पे हम लिखेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये ऑफिस के खर्चे। सबसे पहले हमें कॉस्ट अकाउंट की इंफॉर्मेशन में जाना है, वहां क्लियर लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे हैं वो 10% हैं वर्क कॉस्ट का, यानी ये वर्क कॉस्ट है, इसका 10% ये खर्चे लिखा हुआ है क्लियर। तो यहां पर 3870, इसको प्लस करते हैं तो 42,570 ये हमारा आ गया। इसको क्या नाम लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर्मेट देखिए उसमें यही क्लियर लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो मैंने ये बताया हुआ है पहले की अपनी वीडियो में कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हमारे लिए बहुत मेन पॉइंट है, इसलिए अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो वहां पे मैंने आपको एक स्टार भी बनाया हुआ है इसके फॉर्मेट में, क्योंकि ये बहुत ही स्टॉपिंग पॉइंट है, बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि हमने कितना माल बनाया, जो माल हमने बनाया ये उसकी कॉस्ट है। तो अब हमें यहां ये देखना है कि हमने कितना माल बनाया। तो देखिए क्वेश्चन में हमें वर्किंग नोट करना पड़ता है, हमें यहां पर प्रोडक्शन कैलकुलेट करना होता है। प्रोडक्शन मतलब हमने कितनी यूनिट बनाई, इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको फॉर्मेट में लिखवाया था। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक और माइनस कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक। तो ये फॉर्मूला लगाकर अप्लाई करके आप प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। और ये याद रखना यहां पे जो प्रोडक्शन आएगा वो यूनिट्स में आएगा। तो देखिए सेल क्वेश्चन में सबसे लास्ट में देखें, कॉस्ट अकाउंट की इंफॉर्मेशन कहती है कि आपने प्रोडक्ट सोल्ड किया है 4000 यूनिट, यानी आपने कितनी यूनिट बेची है 4000, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 257, लेकिन ओपनिंग स्टॉक के बारे में आपको कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब हुआ कि आपने प्रोडक्शन कितना करा 4257 यूनिट्स आपने माल बनाया है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, आपने कितना माल बनाया 4257 यूनिट्स, और वो कितने का पड़ा 42,570 रुपए। इसका मतलब इतनी यूनिट, ये प्राइस है, ये यूनिट है, इतना माल इतने का पड़ा। तो अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि एक यूनिट कितने की पड़ गई 10 रुपए की। 4257 यूनिट का प्राइस 42,570 रुपए है, तो एक यूनिट आपको 10 रुपए की पड़ गई। मैं फिर कह रहा हूं एक बार हमारी कॉस्टशीट वाली वीडियो जरूर देखिएगा ताकि बेटर तरीके से समझ आ जाए। फिर फॉर्मेट चेक करिए, फिर मैंने आपको यहां पे प्लस किया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में कहीं पर भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है। फिर फॉर्मेट कहता है माइनस करिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 257, ये हमारी यूनिट है, और एक यूनिट 10 रुपए की है, अभी हमने कैलकुलेट किया। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा हो गया 2570, माइनस करोगे तो हमारा आएगा 40,000। फॉर्मेट के हिसाब से हमने इसको नाम दिया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट कहता है प्लस कीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
ओवरहेड, तो यहां पर हम प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्वेश्चन में अगर कॉस्ट अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन देखें तो वहां लिखा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ₹1 पर यूनिट सोल्ड। पर यूनिट सोल्ड, जितनी यूनिट आपने बेची है उस पर ₹1 का खर्चा। आपने तो 4000 यूनिट बेची है और एक यूनिट पे ₹1 का खर्चा, तो 4000 का आपका खर्चा, ₹4000 का खर्चा। फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो इनका जो टोटल आएगा 44,000, उसको हमने नाम दिया है कॉस्ट ऑफ सेल्स, और ये हमारा सबसे लास्ट एक्सपेंसेस होता है। फॉर्मेट अगर आप चेक करेंगे तो प्लस कॉस्ट ऑफ सेल में हम प्लस करते हैं प्रॉफिट, और इस तरीके से हमें कैलकुलेट होती है सेल। क्वेश्चन देखिए, आप प्रॉफिट एंड लॉस के अगर क्रेडिट साइड पे जाएं तो आपको 50,000 रुपए की सेल गिवन है, तो यानी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट या सेल में से कुछ एक पॉइंट दिया होगा। इस समय आपको सेल क्वेश्चन में दी हुई है 50,000 रुपए। अब आप खुद सोचिए कि आपकी कॉस्ट कितनी है, 44,000। आपने माल कितने में बेचा, 50,000 में, तो 44 का माल अगर 50 में बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट हो गया है 6,000 रुपए। तो ये जो प्रॉफिट निकल कर आया ये कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग। अब हमें अपना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। देखिए, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की शुरुआत होती है जो भी हमें कॉस्ट शीट में प्रॉफिट या लॉस हुआ है उससे हम इसको शुरू करते हैं। तो अब की बार प्रॉफिट हुआ है तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। 6,000 रुपए का हमें फायदा हुआ है तो पॉजिटिव साइड में 6,000, और अगर हमें लॉस होता है तो हम लिखते लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स और माइनस के कॉलम में। देखिए, क्योंकि हमने जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट अकाउंट्स का लिया है तो यहाँ पे रिकंसिलिएशन बनाने की जिम्मेदारी भी कॉस्ट अकाउंट्स की होगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, कॉस्ट शीट में सबसे पहले लिखा है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 10,000 रुपए। इसी तरीके से अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे जाएं तो वहां पर भी मटेरियल 10,000 रुपए है, यानी दोनों का अमाउंट सेम। जहां अमाउंट सेम होता है वहां पे कोई गलती नहीं होती। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे डायरेक्ट लेबर है 20,000 रुपए। इसी तरीके से अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पर देखें तो वहां पे भी डायरेक्ट लेबर 20,000 रुपए है, यानी फिर अमाउंट सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है जहां पर अमाउंट सेम नहीं होता। फिर क्वेश्चन में देखिए यहां लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड 10,000 रुपए। इसी तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो वहां फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखे 9,500 रुपए, 9500 रुपए। 10,000 रुपए, वहां 9,500 रुपए, तो यहाँ पे अमाउंट सेम नहीं, यहां पर प्रॉब्लम खड़ी होती है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए, अपनी पहले की वीडियो में मैंने आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं एक हाथों का मेथड बताया था, वही मेथड मैं दोबारा से बताने जा रहा हूं। मैंने कहा था कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है हम इसे कॉस्ट अकाउंट्स मानते हैं और राइट हैंड को हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी फाइनेंशियल अकाउंट मानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फैक्ट्री के खर्चे हुए 10,000, किसके हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से, और खर्चे माइनस होते हैं तो कॉस्ट डिपार्टमेंट ने 10,000 को माइनस किया होगा। फाइनेंशियल ने कितने खर्चे माने हैं, सिर्फ 9,500 रुपए, तो इन्होंने 9,500 माइनस किया होगा। इसने 10,000 घटाए, इसने 9,500 घटाए, तो ज्यादा नीचे तो कॉस्ट वाला है और गलती सुधारने की जिम्मेदारी भी किसकी है, कॉस्ट की। 500 रुपए का डिफरेंस है तो कॉस्ट वाला क्या करेगा, गलती सही करेगा, फाइनेंशियल के बराबर आएगा, तो 500 रुपए प्लस कर देगा, बराबर आ जाएगा। तो यहां पर प्लस किए जाएंगे 500 रुपए। कौन सा खर्चा था, फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहां पे हम लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड प्लस 500 रुपए। फिर आगे चलते हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1,300 रुपए। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट पे जाएं तो वहां भी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1,300 रुपए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे चलते हैं। ऑफिस के खर्चे हैं 3,870 रुपए कॉस्ट शीट के हिसाब से। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखें तो 5,200 रुपए के खर्चे दिए हुए हैं ऑफिस के, तो फिर दोनों अमाउंट डिफरेंस 1,330 रुपए का डिफरेंस, तो यहां पे गलती है। अब इसको कैसे सही करना है उसे देखते हैं। देखिए भाई, कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में ऑफिस के खर्चे कितने लिखे,
3,870। तो सिर्फ कितने घटाए होंगे? 3,870। और फाइनेंशियल वालों ने 5,200 रुपए, तो इन्होंने ज्यादा नीचे कर दिया। इसने सिर्फ 3,800 घटाए, इसने 5,270 रुपए घटा दिए। 3,870 रुपए कॉस्ट वालों ने घटाए और 5,200 रुपए फाइनेंशियल वालों ने घटाए। तो फाइनेंशियल वाले अब की बार ज्यादा नीचे हैं। गलती कौन सही करेगा? कॉस्ट अकाउंट्स वाले। कैसे? फाइनेंशियल के बराबर। तो कितने का डिफरेंस है? 1,330। तो कॉस्ट वाले उसको घटा देंगे, बराबर हो जाएगा। तो 1,330 रुपए यहां पर माइनस होंगे। कौन सा खर्चा है? ऑफिस का खर्चा। तो यहां हम लिखेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या एक्सपेंसेस। कितने रुपए का? 1,330 रुपए। माइनस है तो माइनस के कॉलम में। फिर आगे चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2,570 रुपए। इसी तरीके से फाइनेंशियल की क्रेडिट पे देखें तो वहां पे है 2,700 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो फिर डिफरेंस आ रहा है ना? तो फिर ये गलती है। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के लिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ कहा था। मैंने कहा था कि जिसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है वो फायदे में होता है। ये मैं अपनी पहले की वीडियो में बता चुका हूं। तो कॉस्ट शीट का क्लोजिंग स्टॉक है 2,570 रुपए और फाइनेंशियल वालों का है 2,700 रुपए। 130 रुपए का डिफरेंस। जिसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है वो फायदे में है। तो किसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है? प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस फायदे में है 130 रुपए। कॉस्ट वाले नुकसान में है। कॉस्ट वालों को बराबर करना है, 130 रुपए प्लस कर देंगे। तो यहां पर प्लस किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 130 रुपए। आगे चलते हैं। फिर यहां पे है सेलिंग के खर्चे 4,000 रुपए। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो वहां पे है 3,800 रुपए। तो 200 रुपए का फर्क, 4,000 रुपए का खर्चा। तो देखिए, यह है कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट ने सेलिंग के खर्चे 4,000 घटाए, फाइनेंशियल वालों ने 3,800 घटाए। 4,000 3,800। तो कॉस्ट अकाउंट ज्यादा नीचे है, उसे फाइनेंशियल के बराबर करना है, तो 200 रुपए प्लस कर दिए जाएंगे यहां पे। तो यहां प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 200 रुपए। देखिए, इसके बाद ये तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन है। जैसे देखिए, उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 रुपए। कॉस्ट शीट में नहीं है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा होता है 1,000 रुपए। तो फाइनेंशियल वालों ने खर्चा माइनस किया होगा 1,000 रुपए। कॉस्ट शीट वालों ने कुछ नहीं घटाया। फाइनेंशियल वाले नीचे हैं, कॉस्ट शीट ऊपर है, क्योंकि घटाया ही नहीं। जिम्मेदारी कॉस्ट शीट वालों की है, क्या करना है? फाइनेंशियल के बराबर। तो ये भी 1,000 रुपए घटा देंगे, बराबर हो जाएगा। तो यहां माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 रुपए। फिर आगे चलते हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ 1,500 रुपए। तो ये भी नुकसान होता है, गुडविल रिटर्न ऑफ। तो फाइनेंशियल वालों ने 1,500 रुपए माइनस किए, कॉस्ट वालों ने नहीं किए। अब क्या करेंगे कॉस्ट वाले? ये भी घटा देंगे, बराबर हो जाएगा। तो माइनस करेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ कितने रुपए? 1,500 रुपए। इसके बाद आप देखिए, अब सारी आइटम्स पूरी हो गई हैं। अब हमें यह देखना है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कौन सा कॉलम बड़ा है, प्लस का कॉलम या माइनस का। ध्यान से देखें तो आपका प्लस का कॉलम बड़ा है। कितना है अब उसे देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 6,830 रुपए। जो कॉलम बड़ा होता है उसको हमें दोनों तरफ लिखना होता है। लिख दिया। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो जैसे माइनस करेंगे देखिए हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3,000 रुपए। इसको हम लिखते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। देखिए, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को ध्यान से देखें तो उसमें भी प्रॉफिट आपको 3,000 रुपए गिवन है। तो जो रिजल्ट निकलेगा
वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस से मैच हो जाएगा। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल पूरा होता है। आज की वीडियो में केवल इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के